प्रिया रिद्धि को उसके डेस्क दिखा देती है और वो अपने काम में लग जाती है। दक्ष उसे अपने केबिन की खिड़की से देख रहा था। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। देखता हूँ कि सच्चाई है इसका कोई ढोंग। फिल्म के खत्म होते होते तो पता चल ही जाएगा। रिद्धि वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देती है। वो दी गई लिस्ट में से भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करती है और उन्हें ऑडिशन के लिए मेल करती है। देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। आज से ऑडिशन स्टार्ट होने थे। मिस्टर भाटिया, रिद्धि और उनकी क्रिएटिव टीम एक हॉल में बैठे हुए थे। एक एक करके कैंडिडेट्स आकर ऑडिशन दे रहे थे। एक अलग सा ही माहौल था वहाँ। कुछ आंखों में सपने तैर रहे थे तो चेहरों पर रिजेक्शन का डर दिख रहा था। वो हर भाव जो हमने सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है, उसे एक छत के नीचे हम दिख रहा था। लगभग एक हफ्ते तक ऑडिशंस चलते हैं। रिद्धि और बाकी सारी टीम मिलकर उसमें से बेस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं। दक्ष अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी रिद्धि उसके केबिन में आती है और हल्का सा मुंह बनाती है। मे आई कम इन सर? दक्ष उसकी तरफ देखता है और फिर से अपने काम करने लगता है। You are already in mess. खैर बोलो, what's the matter? रिद्धि वहीं खड़े खड़े धीमे से बोलती है, ओवर स्मार्टनेस एट इट्स हाइट। दक्ष वैसे ही काम करते हुए बोलता है, आप यहाँ मुझे देखने आई हैं? एक्सक्यूज मी? पिछले 2 मिनट से आप वहीं खड़ी हैं। अगर आपको खुद से बात करने की आदत है तो आई डोंट माइंड, बट नॉट इन माई कैबिन। मैं अपने ऑफिस में इसकी सैलरी नहीं देता। रिद्धि अंदर आती है। हमने सारे ऑडिशन में से बेस्ट ऑडिशन शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप देख लीजिए आकर। ओके, 4 बजे शाम की स्क्रीनिंग स्केड्यूल कर दो। ओके। रिद्धि वहाँ से चली जाती है। शाम को दक्ष बाकी सारी टीम मेंबर्स के साथ सिलेक्टेड ऑडिशंस देखता है और 2-3 दिन में लीड एक्टर और एक्ट्रेस फाइनलाइज हो जाते हैं। दक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था कि तभी रिद्धि वहाँ आती है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। सर, इस स्क्रिप्ट में जितनी इम्पोर्टेंस लीड एक्टर और एक्ट्रेस की है, उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल हीरोइन की माँ का भी है। तो मुझे लगता है कि हमें उसके लिए भी एक फ्रेश फेस लाना चाहिए। मैंने इस रोल के लिए वेटरन एक्ट्रेस दीपिका डोनाल्ड को फाइनल किया है। उन्होंने इससे पहले भी हमारे प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में काम किया है। वी शेयर गुड रिलेशन विद ईच अदर। आई एग्री सर, बट वो काफी बड़ी स्टार हैं। उन्होंने इससे पहले काफी अच्छे किरदार निभाए हैं जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। लोग उन्हें एक संघर्ष करने वाली आम औरत के किरदार में उतने अच्छे से नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। दूसरी बात, लीड एक्टर और एक्ट्रेस नए हैं तो क्या हमें इस कैरेक्टर के लिए भी एक नए कलाकार को मौका नहीं देना चाहिए? सीरियसली, मैं इतनी बड़ी और एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस को तुम्हारी कहानी के लिए अप्रोच कर रहा हूँ और तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी और जानी मानी कलाकार है इसलिए तो प्रॉब्लम है। आम आदमी मूवी देखते टाइम उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी खुद की एक पहचान है जो इस किरदार से बहुत बड़ी है। हम इस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। देखो मिस, तुम स्क्रीन पे राइटर हो तो वही रहो ना। एक मूवी के हिट होने में सिर्फ अच्छी कहानी मैटर नहीं करती, और भी बहुत कुछ है जो मिलकर उसे हिट बनाता है। बड़ा प्रोडक्शन हाउस, नामचीन चेहरे, मूवी का एक ग्रैंड लेवल प्रमोशन, एक्सक्लूसिव सेट, ये सब मिलकर उसे हिट बनाते हैं। रिद्धि हल्का सा मुस्कुराते हुए, सर, हर कहानी में जरूरी नहीं है कि नामचीन चेहरे उसे हिट बना दे। शक्तिमान में किल्विश के किरदार के लिए अमरीश पुरी जी को उस वक्त के बहुत बड़े सितारे थे, उन्हें लिया जाना था, लेकिन किसी कारण की वजह से उनकी जगह सुरेंद्र पाल जी को वो कैरेक्टर दिया गया जो उस वक्त अमरीश पुरी जी के मुकाबले नाम और काम दोनों में उससे कम थी। तो क्या वो कैरेक्टर हिट नहीं हुआ? तुम बहुत पुराने वक्त की बात कर रही हो। तब सिर्फ दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, इतना कंपटीशन और पॉलिटिक्स नहीं थी। तो आज के समय की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और कितने एक्टर्स हैं जो बहुत साधारण से बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी एक्टिंग से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मैं चीजें डिसाइड कर चुका हूँ और वो नहीं बदलेंगी। मैं ये मूवी बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन डैड की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठा सकता। ऐसी विश सर, अगर आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीजों को मिलाना चाहते हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलती हूँ, हैव अ गुड डे। रिद्धि वहाँ से चली जाती है और दक्ष उसे जाता हुआ देखता है। रिद्धि अपने घर पहुँचती है जहाँ अमिता जी उसका वेट कर रही थी। अरे रिद्धि, आ गई तुम? आज काफी देर हो गई तुम्हें आने में। रिद्धि थोड़ी सी उदास और गुस्से में बोलती है, हाँ कुछ काम था ऑफिस में। क्या हुआ रिद्धि, तुम इतनी चिड़ी चिड़ी से क्यों लग रही हो? रिद्धि थोड़ा सा झल्ला कर बोलती है, माँ मुझे समझ नहीं आता कि आजकल लोगों का ईगो इतना बड़ा क्यों होता है। हुआ क्या है? रिद्धि उन्हें ऑफिस में जो कुछ हुआ सब बताती है। I mean, सिर्फ अपना ईगो सैटिस्फाई करने और मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। मिर्ची लग गई ना उसे कि उसके पापा ने उसके बजाय मेरा साथ दे दिया। सुअर कहीं का। अनिता हंसते हुए बोलती है ये क्या है रिद्धि, सुअर? कुछ भी कहो, दम है बंदे में। हमेशा इतना शांत रहने वाली लड़की को गुस्सा दिला दिया। माँ प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। वैसे भी कल सुबह फिर उसे झेलना है। खाना तो खा लो, भूख मर गई है मेरी। अरे रिद्धि वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ दक्ष अपने रूम में गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी अनिकेत वहाँ आ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कौन लड़की?
दक्ष उनकी तरफ मुंह बनाकर कहता है, वही जिसकी कहानी आपको बहुत पसंद आ गई थी और जिसके साथ आपने मुझे काम करने के लिए कहा है। अनिकेत को हल्की सी हंसी आ जाती है। दक्ष उसे देखकर चिढ़ जाता है। आप प्लीज हंसिए मत, एक तो मुझे ना चाहते हुए भी उसके साथ काम करना पड़ रहा है, ऊपर से मैडम मुझे टशन देती रहती है। ओवर स्मार्ट। अनिकेत उसकी हल्की सी खिंचाई करते हुए कहता है, चलो ओवर ही सही, लेकिन मान लिया तुमने कि वो स्मार्ट है। डैड, अच्छा सॉरी, चलो खाना खा लो जल्दी कर, मेरा मन नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। किसी और का गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है। ओके। अनिकेत वहाँ से चला जाता है और दक्ष गुस्से में सो जाता है। अगली सुबह रिद्धि की आंख खुलती है। वो टाइम देकर एक झटके में उठकर खड़ी हो जाती है। ओह गॉड, लेट हो गई। आज फिर से उसे कुछ ना कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर जाने लगती है। अरे नाश्ता तो कर ले, रात में भी खाना नहीं खाया था, टिफिन में रखकर दे दीजिए। खा नहीं पाऊंगी, बहुत लेट हो गया है। आज हम लोगों को शूट के लिए जगह देखने भी जाना था। वो दक्ष कपूर तो खा ही जाएगा मुझे, वो भी कच्चा। अमिता उसे टिफिन दे देती है। दूसरी तरफ दक्ष को भी उठने में देर हो गई थी और वो भी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल गया था। दोनों एक साथ ऑफिस पहुंचते हैं। दक्ष रिद्धि को देखकर कहता है, यू आर लेट। रिद्धि बहुत धीरे से दबी जबान में बोलती है, कह तो ऐसे रहा है जैसे खुद टाइम पर आया हो। हाँ। दक्ष थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं सर, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, सॉरी लेट आने के लिए। दक्ष बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रिद्धि भी उसके पीछे पीछे जाती है। दक्ष, रिद्धि और टीम के बाकी मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होते हैं। 2 बजे हम लोग लोकेशन देखने निकलेंगे। मिस रिद्धि, मुझे मूवी में दिखाए गए बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में 2 बजे से पहले अपने टेबल पर चाहिए। रिद्धि हल्का सा रोता हुआ चेहरा बनाती है। क्या हुआ, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? एनी प्रॉब्लम? नो सर। वो वहाँ से चला जाता है। रिद्धि भी अपने डेस्क पर चली जाती है। रिद्धि खुद से कहती है, आज तो पक्का भूखे पेट शहीद हो जाऊंगी, हाय राम। और वो काम करने लगती है। 1:30 बजे के आसपास वो दक्ष के केबिन में जाती है। दक्ष के टेबल पर सैंडविच रखा हुआ था। काम हुआ? यस सर। रिद्धि की नजरें बार बार सैंडविच की तरफ जा रही थी। मैं सोच रहा था कि दक्ष उसे सैंडविच की तरफ देखते हुए देख लेता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। टेल मी मिस रिद्धि। रिद्धि बच्चों की तरह मुंह बनाकर एक झटके में बोल जाती है, वो मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं है तो भूख लग रही थी। दक्ष उसे हैरानी से देखने लगता है। गो एंड हैव योर लंच। नहीं, आप पहले काम। मैंने कहा जाओ, वैसे सैंडविच भी खा सकती हो। नहीं सर, मैं टिफिन लाई हूँ। दक्ष हाँ में सिर हिलाता है। रिद्धि जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर खाना खाने लगती है। दक्ष उसे अपनी केबिन से देख रहा था। उसे यूँ देखकर आज पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो लोग लोकेशन देखने के लिए निकल जाते हैं। वो और उनकी टीम शहर से थोड़ा अलग एक बस्ती में पहुंचते हैं और चीजें डिस्कस करने लगते हैं। रिद्धि इधर उधर घूमते हुए एक घर को जो उस बस्ती में काफी अंदर जाकर था उसके सामने से गुजरती है। अचानक से उस घर का दरवाजा खुलता है और एक औरत जिसके माथे पर चोट लगी हुई थी वो भागते हुए निकलती है। बचाओ बचाओ, वरना मेरा पति आज मुझे मार डालेगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। दक्ष और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। रिद्धि एक आदमी को उसके घर से चोरी छुपे भागते हुए देखती है। उसी भीड़ में से खड़ी एक औरत उस औरत से पूछती है, क्या हुआ बहन? वो औरत रोते हुए जवाब देती है, क्या बताऊं बहन, मेरा पति मुझे रोज मारता है। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रिद्धि वहाँ नहीं दिख रही थी। उनमें से एक आदमी बोलता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे पति को, पूरी मर्द जात को बदनाम कर रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तुम चिंता मत करो बहन। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। वो सब लोग उस औरत के घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ एक आदमी डरा सहमा सा बैठा हुआ था। उस भीड़ में से एक औरत बोलती है, सूरत तो देखो इसकी, ऐसे बैठा है जैसे कि कुछ किया ही नहीं। तुझे शर्म नहीं आती है सब करते हुए? तेरे बच्चे क्या सोचेंगे तेरे बारे में? तुझ जैसे को तो जेल में डाल देना चाहिए। उनमें से एक आदमी उस औरत को गिरेबान से घसीटते हुए घर के बाहर ले आता है। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ रिद्धि एक बच्चे के साथ आ जाती है। रुक जाओ, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। दक्ष की नजर भी उस पर पड़ती है। दक्ष खुद से बोलता है, लो आ गए, जरूर एक लेक्चर देगी अब। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले आप सबका कुछ जानना बहुत जरूरी है। रिद्धि उस बच्चे से कहती है, बताओ बेटा, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो बच्चा भागकर उस आदमी के गले लग जाता है और रोने लगता है। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहाँ खड़े लोगों में से एक औरत बोलती है, ये तो इसका बेटा है बबलू। बबलू रोते हुए बोलता है, मेरे पापा को मत ले जाओ, वो बहुत अच्छे हैं, प्लीज उन्हें मत ले जाओ। बबलू की माँ उसके पास आती है और कहती है, ये तू क्या कह रहा है? तुम्हें पता नहीं है ये आदमी हम पर कितना जुल्म करता है, चलो घर। वो औरत बबलू का हाथ खींच कर ले जाने लगती है। रिद्धि उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है।
खबरदार अगर बच्चे को जरा सा भी डराने की कोशिश की। अरे मैडम जी, ये उस बच्चे की माँ है। जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। ये औरत झूठ बोल रही है और वो औरत थोड़ा घबराने लगती है। इसका किसी और आदमी के साथ रिश्ता है जो कि इसके पति को मालूम है, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए चुप है ताकि उसकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। ये जो छोटी आप सबको दिख रही है, ये इसने खुद अपने आप को मारी है ताकि इनके दम पर वो अपने पति को जेल भिजवाकर हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। क्यों, सही कह रही हो ना? उस भीड़ में से एक औरत बोलती है। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपको कैसे पता? जब ये औरत घर से भागती हुई निकली थी तब मैंने इसके घर से एक आदमी को चोरी छुपे भागते देखा था। सारी बात जानने के लिए जब मैं घर के अंदर गई तब मुझे बबलू ने पूरी बात बताई। मुझ पर यकीन ना हो तो इसी से पूछ लो। वो औरत सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। रिद्धि उस औरत के पति के पास आती है। जैसे किसी पर जुल्म करना गलत है, वैसे ही जुल्म सहना भी गलत है। आपको चुप रहकर नहीं बल्कि पूरी हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए था। वो आदमी रिद्धि के सामने हाथ जोड़ लेता है। धन्यवाद मैडम जी, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। हर बार कोई होगा नहीं आपकी मदद के लिए, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था। आपको बबलू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मेरी माँ समाज सेविका है। मैं उनसे बात करूंगी कि वो बबलू का एडमिशन स्कूल में करवा दे, जिससे उसे अच्छी शिक्षा मिले और आगे चलकर वो अपने पैरों पे खड़ा हो। वो बाकी सबकी तरफ देखकर कहती है, और सिर्फ बच्चे क्यों, शिक्षा तो हर इंसान के लिए जरूरी है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी पढ़ें। जानती हूँ आप सब पर अपने अपने परिवारों की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हर घर में चाहे आदमी हो या औरत, उसे इतना तो आना ही चाहिए कि कोई उसे बेवकूफ ना बना पाए। उनमें से खड़ा होकर एक आदमी बोलता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी पढ़ूंगा और अपनी पत्नी को भी पढ़ाऊंगा। वहाँ खड़े सभी लोग उसकी बात से सहमत थे। तो फिर ठीक है, मैं माँ से आप सबके लिए जरूर बात करूंगी। वहाँ खड़े सब लोग ताली बजाने लगते हैं। दक्ष भी उसकी बातें सुनकर उसे हैरानी से देख रहा था। थोड़ी देर में वो लोग लोकेशन देखकर वहाँ से वापस ऑफिस के लिए निकलते हैं। रिद्धि अपनी टीम के साथ उनकी कार में बैठने लगती है कि तभी दक्ष उसे रोकता है। मिस रिद्धि, मुझे तुमसे फिल्म के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। ओके, दक्ष और रिद्धि एक साथ कार में बैठ जाते हैं। कहिए सर, क्या बात करनी थी आपको? हाँ वो, वैसे तुम हमेशा औरतों के नाम का झंडा लहराती रहती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुम ऐसा कुछ करोगी। सर, मैं औरतों के नाम का झंडा नहीं लहराती, मैं सही के साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों में हमेशा औरत हीरोइन होती है। क्योंकि आपकी नजरों में विलन होती है। दक्ष उसकी तरफ देखने लगता है। रिद्धि मुस्कुराते हुए बोलती है, सर आदमी या औरत होने से पहले हम सब इंसान हैं, तो हमें दूसरों को जज भी इस लहजे से ही करना चाहिए। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपका किसी ऐसी औरत के साथ जो शायद आपके लिए बहुत मायने रखती है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके मन में इतनी कड़वाहट है औरतों के प्रति। दुनिया में ना तो हर औरत अच्छी है और ना ही हर आदमी। हमें इंसान देखकर राय बनानी चाहिए, ना कि आदमी है या औरत है ये देखकर। तब तक उनका ऑफिस आ जाता है। तो मैं चलती हूँ, ऑफिस से सामान कलेक्ट करके मैं घर निकलूंगी, काफी लेट हो गया है। रिद्धि वहाँ से चली जाती है, लेकिन दक्ष को सोचने पर मजबूर कर जाती है कि क्या सच में आज तक वो जिस नजरिए से लोगों को देखता था, क्या वो वाकई सही था? क्या होगा इस कहानी का अंजाम, और कौन सी ऐसी बात है जिसने दक्ष की औरतों के प्रति सोच को इस तरह बना दिया है? जानने के लिए